फिर मूवमेंट्स, अच्छा ये तो अभी हम ये तो प्रोडक्शन पॉइंट्स मैंने बता दिया, बाहर वाला इम्पॉसिबल है, अंदर वाला पॉसिबल है लेकिन इनएफिशिएंट है, और ये वाले भी पॉसिबल है ऑन द कर्व। और यहाँ पहले आपका एक ऑल्टरनेटिव ये था प्रोडक्शन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, आप उसकी जगह इस पॉइंट पे बना रहे हो, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व, एक कर्व के अंदर रहते हुए मूवमेंट। मूवमेंट अलोंग द कर्व इज डिफरेंट एंड शिफ्टिंग द कर्व इज डिफरेंट, ठीक है ना। मतलब आप बी आपके पास ऑल्टरनेटिव था, उससे आप एक्स पे आ सकते हो, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। चाहे बी बनाओ, एक्स बनाओ या वाई बनाओ, ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए मैक्सिमम रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करके आएंगे। लेकिन आप कौन सा कॉम्बिनेशन बनाओगे, आप वो कॉम्बिनेशन बनाओगे जिसमें आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। हो सकता है शूज़ में ज़्यादा प्रॉफिट आता हो, तो आप ज़्यादा शूज़ बनाने की करोगे, मिसाल तौर पे वाई ज़्यादा शूज़, लेकिन इससे ज़्यादा शूज़ बिक नहीं सकते तो फिर बाकी लेबर का आप फुटबॉल भी बनाओगे, ठीक है। सो दिस इज लाइक मूवमेंट अलोंग द कर्व। अच्छा आप रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप ऑल्टरनेटिव बी से ऑल्टरनेटिव एफ एक्स पे जा रहे हो तो आप कितने यूनिट्स ऑफ बी कुर्बान कर रहे हो, तकरीबन यहां थे तो यहां से यहां तक आ रहे हो, ठीक है। लेकिन उसके बदले शूज ऑल्टरनेट बी के अंदर शूज इतने बना पा रहे थे पहले, और फुटबॉल इतनी बना पा रहे थे 12 के करीब, 12 और 14 है शायद ये, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्स पे बना रहे हो तो फुटबॉल शूज़ कितने बना रहे हो, तकरीबन 8, और उसके बदले फुटबॉल कितनी बन रही है, तकरीबन 15। तो यहाँ से वहाँ का कॉम्बिनेशन जो है ना वो ये है कि बी के अंदर कॉम्बिनेशन बी से कॉम्बिनेशन एक्स पे जाते हो, तो कॉम्बिनेशन बी में क्योंकि आप 14 शूज़ बना रहे थे, लेकिन कॉम्बिनेशन एक्स में अब आप शूज़ कितने बना रहे, सिर्फ 8, तो 6 शूज़ की कमी पे फुटबॉल का इजाफा कितना हुआ, 12 से 15 पे चली गई, 3 फुटबॉलों का इजाफा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर जो फुटबॉल है वो क्या है, 2 शूज लॉस्ट पर फुटबॉल, ठीक है ना। या यहां पर लिखी हुई इसकी डिटेल्स आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ लिखा हुआ है ना, एडिशनल 3 यूनिट्स ऑफ फुटबॉल्स बनाने के लिए रिडक्शन ऑफ 6 पेयर्स ऑफ शूज। तो पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें क्या आई, पर फुटबॉल कितनी आई, 6 पेयर्स लूज किए तो 6 ऊपर रखा, डिवाइड बाय 3 पेयर्स, 3 फुटबॉल बनाए, 3 नीचे रखा, तो 6 डिवाइड बाय 3, 2 पेयर्स ऑफ शूज लॉस्ट फॉर ईच फुटबॉल प्रोड्यूस्ड, दैट्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फिर एक सवाल पूछा गया है आपसे, वो आप इसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके जवाब में यहीं लिख दोगे कहीं पे कि अगर बी से एक्स पे नहीं आते बल्कि बी से वाई पे जाते तो क्या होता, और बी से वाई पे जाते, ये नहीं कि बी से एक्स पे आ गए अब एक्स से वाई देखें, चाहो एक्स से वाई भी देख लो, लेकिन सवाल ने आपसे ही नहीं बोला, सवाल ने आपसे पूछा बी से वाई पे जाओ, सी तो बना ही नहीं सकते। एक इसकी कंक्लूसिव स्टेटमेंट और दे दूं मूवमेंट्स अलोंग द कर्व पे, कि आप मैक्सिमम ऑन द कर्व प्रोड्यूस कर सकते हो कुछ, ठीक है ना। अगर आप यहां का सोच रहे हो तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है, सही है। ये अचीवेबल है, ये अचीवेबल है, ये अचीवेबल है, और ये भी अचीवेबल है। जो अंडर द कर्व है तो वो रिसोर्सेज तो आपके पास है ना, आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इतने हैं कि वो 10 पेयर्स ऑफ शूज और 10 फुटबॉलें बनाए, लेकिन ये अंडर प्रोडक्शन है, क्योंकि 10 फुटबॉलें बनाते हुए आप या तो तकरीबन 17 पेयर्स ऑफ शूज बना लेते, ठीक है ना, ये 16 बनेगा, सब जो भी बनेगा, ठीक है ना, कि 10 फुटबॉलें बना लेते तो 17 पेयर्स ऑफ शूज बना लेते, 10 की क्या तो क्या शूज की, ठीक है। जब पॉसिबिलिटी इतनी है, या तो अगर 10 शूज बना रहे थे तो फिर आप फुटबॉल ज़्यादा बना लेते, फुटबॉल्स आप तकरीबन 14-15 बना लेते, ठीक है ना। तो आप 10 शूज़ और 10 फुटबॉल के कॉम्बिनेशन को बना रहे तो आप फिर इनएफिशिएंट प्रोडक्शन है आपकी। इनएफिशिएंट प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आपने अपने पॉइंट ए का मतलब क्या है कि अपने एफओपीज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया, और उसको एफओपीज वैसे लिमिटेड रिसोर्सेज है और उनको आपने ज़ाया भी किया, तो मार्केट की कुछ डिमांड आपने नहीं फुलफिल की, कुछ वांट्स लोगों की अनफुलफिल्ड रह गई। तो एक मार्केट जो कि फुलफिल की जा सकती थी वो नहीं फुलफिल की,
आपकी इनएफिशिएंट प्रोडक्शन डिसीजन की वजह से, तो आप मार्केट को फेल कर गए, पूरे तौर पे नहीं लेकिन किसी हद तक फेल कर गए, राइट। आप ये भी कह सकते हो इतनी भी तो डिमांड लोगों की जो ख्वाहिश है चीज़ों की, लेकिन पॉइंट ये है कि ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास इसको मैन्युफैक्चर करना, सही है ना। सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट फेलियर कि जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी थी उसको इनएफिशिएंटली आपने यूटिलाइज किया अगर, तो उससे मार्केट का कुछ हिस्सा जो फेल हुआ, वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है ना। सो ए इज नॉट अ गुड पॉइंट टू बी। एनीथिंग ऑन द कर्व इज समवेयर कि आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज मैक्स कैपेसिटी पे, मतलब अपने फुल ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर लो, ठीक है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे। अब उसमें रहते हुए आपका काम है डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप ज़्यादा हो सकता है आप कहोगे मैं 20 पेयर्स ऑफ शूज़ बना लूँ और एक भी फुटबॉल नहीं बनाऊँ, क्योंकि शूज़ में बेनिफिट ज़्यादा है, बेस्ट है। अगर आपको शूज़ के अंदर जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट बच रहा है फुटबॉल की बनिस्बत, तो फुटबॉल आपका सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट कहलाया, तो आप शूज़ सबसे ज़्यादा बनाओगे। लेकिन शूज़ की डिमांड ही इतनी नहीं है, कितनी डिमांड है, सिर्फ इतनी है। तो अगर इतनी डिमांड है शूज़ की, तो इतनी डिमांड में रहते हुए फिर आप फुटबॉल्स इतनी बनाओगे, राइट। लेट्स सपोज शूज़ की डिमांड कितनी है, 18 पेयर्स की डिमांड है, ठीक है। तो आप फुटबॉल्स कितनी बनाओगे, 8 तो बनाओगे, सही है। लेकिन ये 2 कम पेयर्स ऑफ शूज़ इसलिए बनाए क्योंकि डिमांड नहीं है, तो फायदा क्या बना के रखेंगे लेफ्ट ओवर स्टॉक, ये भी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कहला। इससे बेहतर है कि आप फुटबॉल भी 8 एक बना लो, सही। सो दिस इज मूवमेंट अलोंग द कर्व के ऑन द कर्व रहते हो आप कोई भी प्रोडक्शन डिसीजन सोच सकते हो, लेकिन जिस भी डिसीजन पे जाओगे, जैसे बी से आप एक्स पे आना चाह रहे हो, तो यकीनन आप कुछ पेयर्स ऑफ शूज़ लूज करोगे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फुटबॉल्स, ठीक है। या अगर बी से आप वाई पे जाना चाहते हो, तो आप पेयर्स ऑफ शूज़ की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, लेकिन बी पॉइंट्स पे जितने फुटबॉल बन रहे थे उससे कम बनेंगी फुटबॉल्स, ठीक है ना, इस वाई पॉइंट पे। क्लियर है।